हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो आज हम लोग करेंगे पॉलिटिकल साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके जून 2020 एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस को लिए हैं और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और लास्ट में है आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। अगर आपको उसका आंसर पता हो तो आप लोग कॉमेंट में ज़रूर करें। अगली वीडियो में उसका आंसर मैं बताऊँगी। तो इसी के साथ चलते हैं आज की अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म को शुरू किया था? आपके ऑप्शन है नेहरू, अंबेडकर, राजा राम मोहन रॉय, अरविंदो घोष। साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म की शुरुआत किसने की थी, आपको ये बताना है। तो आई होप आप लोगों ने अपने आंसर को चूज़ कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ने साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म की शुरुआत की थी। अंग्रेजी में कर्मयोगी की शुरुआत 15 जून 1909 में इसका पहला प्रकाशन आया और धर्म जो साप्ताहिक पत्रिका है उसे बंगाली में प्रकाशित किया जाता था और पहला प्रकाशन 23 अगस्त 1909 को आया था। तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शांति पर्व में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जिस विचार का प्रतिपादन किया गया है वह किससे मिलता जुलता है? आपको ये बताना है कि शांति पर्व में जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत वो किससे मिलता जुलता है, कौन से सिद्धांत से मिलता जुलता है? आपके ऑप्शन है विकासवादी सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दैवीय सिद्धांत, यानी कि जो राज्य की उत्पत्ति है वो दैवीय है। आपका थर्ड क्वेश्चन है, शांति पर्व को राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया गया? ये आपको बताना है। किसकी प्रधानता के कारण राजनीति विज्ञान में इसे शामिल किया गया, हम क्यों इसे पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है धर्म व नैतिकता, बी अहिंसा व सदाचार, सी राजनीति व कूटनीति और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से अपने आंसर को चूज करिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजनीति और कूटनीति के कारण हम शांति पर्व को पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के रूप में पढ़ रहे हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार वार्ता ज्ञान की कौन सी शाखा है? उन्होंने 4 शाखाएं बताई थी, तो उनमें से वार्ता एक है। तो इसका संबंध ज्ञान के किस ज्ञान से, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है धन के उत्पादन से, बी है प्रजा के कर्तव्यों से, सी है दर्शन से और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धन के उत्पादन से वार्ता संबंधित है। तो उन 4 शाखाओं के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अर्थशास्त्र में ज्ञान की 4 शाखाएं बताई गई हैं। पहला है त्रयी जो धर्म दर्शन से संबंधित है, दूसरा है वार्ता जो अर्थशास्त्र से संबंधित है, यानी कि अर्थ से संबंधित है, मनी से रिलेटेड है, तीसरा है आन्वीक्षी यानी कि दर्शन शास्त्र से संबंधित है, तथा चौथा है दंड नीति जो कि राजनीति शास्त्र से संबंधित है। त्रयी जो है इसके अंतर्गत कौटिल्य के वेद वेदांगों के ज्ञान के साथ साथ नैतिक एवं आध्यात्मिक विषयों का समावेश किया है। इसमें उन्होंने किस चीज़ की चर्चा की है? वेदों की और नैतिक आध्यात्मिक विषयों की चर्चा की है। जो ज्ञान की दूसरी शाखा है वार्ता, उसमें उन्होंने कृषि, पशुपालन और खनन उद्योग एवं व्यापार आदि का समावेश किया है, जिनके द्वारा भौतिक साधनों एवं संपत्ति का अर्जन होता है। तो जो वार्ता है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है? धन अर्जन से। तीसरा आता है आन्वीक्षी यानी कि दर्शन शास्त्र से संबंधित है ये।
इसमें कौटिल्य ने तर्क, विवेक एवं न्याय के सिद्धांतों को सम्मिलित किया है। चौथा आता है दंड नीति, जो कि राज्यतंत्र एवं राजनीति शास्त्र से संबंधित है। तो ये जो शाखा है दंड नीति, वो उपरोक्त तीनों शाखाओं यानी कि त्रयी, वार्ता और आन्वीक्ष के सही एवं सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। अगर दंड नीति मतलब बेहतर होगी तो ये तीनों भी बेहतर होगी। आपका 5th क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलान करना है, तो जल्दी से एक बार देख लीजिए। तो शांति पर्व में मंत्रिमंडल की संख्या क्या बताई गई है? 37। शांति पर्व में शासन का स्वरूप क्या है? राजतंत्रात्मक। राजा की बात करता है। भीष्म राजा को बताते हैं कि एक अच्छा राजा कैसा होगा, एक आदर्श राजा कैसा होगा। इसमें ये शांति पर्व जो है वो किससे रिलेटेड है? जब भीष्म सैया पर लेटे होते हैं तो वो जो क्या कह सकते, वो जो विचार देते हैं कि एक आदर्श राजा कैसा होगा, इस चीज़ पे मार्गदर्शन करते हैं, उससे रिलेटेड है। अब शांति पर्व में शासन का अर्थ क्या है? भले ही शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक है, लेकिन जो शासन है वो जनतंत्रात्मक है, यानी कि जनता के हित में शासन होना चाहिए। फिर है महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? 18 है। कुल पर्व कितने हैं महाभारत में? 18, जिसमें से शांति पर्व कौन से नंबर का है? 12वें नंबर का है। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? शांति पर्व में मंत्रिमंडल की संख्या 37। तो 2 ऑप्शन में, ए में और डी में। शांति पर्व में शासन का स्वरूप है राजतंत्रात्मक, जो कि सिर्फ ए ऑप्शन में ही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कई बार आता है मैचिंग का क्वेश्चन, तो मैचिंग के क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब एक बार नाम पढ़ लेते हैं कि महाभारत में कौन कौन से 18 पर्व हैं। पहला है आदि पर्व, दूसरा है सभा पर्व, तीसरा है वन पर्व, चौथा है विराट पर्व, पांचवा उद्योग पर्व, छठा है भीष्म पर्व, सातवां है द्रोण पर्व, आठवां है अश्वमेधिक पर्व और 9वां है महाप्रस्थानिक पर्व, 10वां है सौप्तिक पर्व, 11वां है स्त्री पर्व। 11वां कौन सा है? स्त्री पर्व। 12वां है शांति पर्व, 13वां है अनुशासन पर्व, 14वां है मौसल पर्व, 15वां है कर्ण पर्व, 16वां है शल्य पर्व, 17वां है स्वर्गारोहण पर्व तथा 18वां है आश्रम वार्षिक पर्व। तो ये कुल 18 पर्व हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौटिल्य के अनुसार संधि के प्रकार हैं। ऑप्शन ए है हीन संधि, दूसरा है दंडोपनत संधि, तीसरा है भूमि संधि और चौथा है कर्म संधि। तो आपको कोड दिए गए हैं, इन चारों में से कौन कौन से कौटिल्य ने संधि के प्रकार बताए हैं, जल्दी से चूज करिए आंसर को। तो ये चारों ही संधि के प्रकार कौटिल्य ने बताए हैं, हीन संधि, दंडोपनत संधि, भूमि संधि और कर्म संधि। ये 4 संधियां उन्होंने बताई हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, कथन और कारण से संबंधित। तो आपका कथन दिया गया है, प्लेटो के अनुसार समाज के कल्याण के लिए उसमें दार्शनिक राजाओं का शासन स्थापित करना जरूरी है। और रीजन दिया गया है, प्लेटो के अनुसार तृष्णा के आलोक के बिना समाज में अंधकार भटक जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ए जो कथन है वो सही है, लेकिन आर जो रीजन है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा विचारक प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है? कौन सा वो विचारक है जो प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है? लियो स्ट्रॉस, कॉल पॉपर, हन्ना अरेंट, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कार्ल पॉपर जो है वो प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से है मैचिंग का, तो एक बार जरूर देखिए। कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर के नाम दिए गए हैं और उनसे जुड़े विचार दिए गए हैं, उनसे जुड़े पुस्तकें दी गई हैं।
तो प्लेटो की पुस्तक है एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, सॉरी गलत हो गया, प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक एंड दी लॉज, ठीक है। अरस्तु की है एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, ऑगस्टाइन की है सिटी ऑफ गॉड, और ऑगस्टाइन की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार आती है, और एक्विनास की बुक है सुमा थियोलॉजिका। प्लेटो की रिपब्लिक एंड दी लॉज, अरस्तु की एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, ऑगस्टाइन की सिटी ऑफ गॉड और एक्विनास की सुमा थियोलॉजिका। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और आप लोगों का यहाँ तक बनने के लिए धन्यवाद, और लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिए। लास्ट में अगर आपको क्वेश्चन फॉर यू का आंसर पता है तो कमेंट जरूर करिएगा। तो 10th क्वेश्चन है, किसने राज्य की निम्न परिभाषा दी है? राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक संगठन है। किसका किसका संगठन है? परिवारों तथा गांवों का, जिसका लक्ष्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। तो किसने ये कथन कहा है? ऑप्शन ए है बर्क, बी है सुकरात, सी है अरस्तु और डी है मैकियावेली। जल्दी से अपने आंसर को चेक करिए क्या होगा। तो आपका ऑप्शन सी अरस्तु बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरस्तु ने ये कथन कहा है कि राज्य परिवारों तथा ग्रामों का संगठन है, जिसका लक्ष्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। जैसा कि अरस्तु व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी मानते हैं और वो समाज में ही अपना पूर्ण विकास कर सकता है, और उनका मानना है कि जो समाज में नहीं रहता है वो पशु तुल्य है। किसके तुल्य है? पशु तुल्य। एक पशु ही है जो बिना समाज के रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूनानी दार्शनिकों ने सर्वोच्च महानता प्रदान की है। यूनानी दार्शनिकों का सबसे ज़्यादा मेन फोकस किस पर होता था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है व्यक्ति को, बी है राजा को, सी है राज्य को और डी है समुदाय को। तो जल्दी से अपने आंसर को चूज करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिविजुअल को। जो यूनानी दार्शनिक है वो ज़्यादा महत्व देते थे व्यक्ति को। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से प्लेटो द्वारा निम्नलिखित में से प्लेटो द्वारा लिखित कौन सी एक पुस्तक एक ही समय में एक विश्वविद्यालय, एक परिवार तथा एक चर्च का प्रतिनिधित्व करती है? कौन सी वो पुस्तक है जिसमें वो विश्वविद्यालय, परिवार तथा चर्च तीनों का वर्णन करते हैं? आपके ऑप्शन है स्टेटमेंट, लॉज, रिपब्लिक। तो ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं प्लेटो की, तो आपको नाम याद होने चाहिए और जल्दी से बताइए कि इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टेटमेंट वो पुस्तक है जिसमें विश्वविद्यालय, परिवार तथा चर्च तीनों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अरस्तु ने राज्य का वर्णन प्राकृतिक बतलाते हुए किया है, इससे उनका अभिप्राय है। तो अरस्तु ने राज्य का वर्णन प्राकृतिक बताया है, नेचुरल बताया है। तो इससे उनका क्या अभिप्राय है, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है, आप लोग एक बार इसे पढ़ लें, जल्दी से पढ़िए। राज्य को मनुष्य ने नहीं बनाया, किंतु वह तो प्राकृतिक तत्वों और कारकों जैसे हवा, पानी, मिट्टी, आकाश, जलवायु, दशा, पर्यावरण तथा उनकी पारस्परिक अंतर क्रियाओं की उपज है। ऑप्शन बी है, राज्य मनुष्य की प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया गया है। ऑप्शन सी है, राज्य मनुष्य की प्राकृतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। इस बात का प्रमाण नहीं है कि वह प्राकृतिक है। यह आवश्यकताएं तो मनुष्य के उस अंतर्वर्ती टीलोस का प्रयास है जो राज्य के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। और ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राकृतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है और टीलोस का प्रयास है, टीलोस के कारण वो उत्पन्न हुआ है। जो अरस्तु हैं वो राज्य को एक आंगिक संस्था मानते थे, उन्होंने आंगिक रूप से इसका वर्णन किया, ऑर्गेनिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अरस्तु के अनुसार
दास संपत्ति का उपकरण है जो स्वामी को अवकाश उपलब्ध कराता है निम्नलिखित कार्य को करके। ऑप्शन ए है कारखानों में कार्य करके, बी है व्यवसाय करके, सी है घरेलू कार्य को करके और डी है खेती करके। तो इसका आपको सभी को आंसर पता होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घरेलू कार्यों को करके। जो अरस्तु है उनका मानना है कि जो स्वामी हैं उनको घरेलू कार्यों से मुक्त होना चाहिए ताकि वो बेहतर सोच सके। अगर वो घरेलू काम करने लगेंगे तो उनके पास समय का अभाव होगा, जिसके कारण वो बेहतर ढंग से नहीं सोच पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने दास को संपत्ति का उपकरण माना है। क्वेश्चन नंबर 15 फिर से है कथन और कारण से संबंधित। तो कथन दिया गया है अरस्तु का न्याय कानून पर आधारित है। कानून व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन के नियमन के लिए कर्तव्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपके ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों गलत हैं, ए सही है किंतु आर गलत है और ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत लागू होता है। जो उन्होंने कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का साम्यवाद और कम्युनिज्म ऑफ फैमिली का विचार दिया था, वो किस वर्ग के लिए दिया था? उनके आदर्श राज्य में कौन कौन से वर्ग होने थे? 3 वर्ग होने थे। पहला था शासक वर्ग, फिर सैनिक वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग। ठीक है, तो इन तीनों वर्ग में से किस वर्ग के लिए उन्होंने संपत्ति के साम्यवाद और परिवार के साम्यवाद की चर्चा की है? तो सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग, जिसे हम अभिभावक वर्ग भी कहते हैं, दार्शनिक वर्ग को अभिभावक वर्ग भी कहते हैं, इन दोनों वर्गों को, सैनिक वर्ग को और दार्शनिक वर्ग को अभिभावक वर्ग भी कहा जाता है। तो इन दोनों के लिए ही प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद और परिवार के साम्यवाद की अपनी पुस्तक रिपब्लिक में चर्चा की हुई है। क्वेश्चन नंबर 17 है अरस्तु के अनुसार स्त्री और पुरुष की आयु विवाह के वक्त क्या होनी चाहिए, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है स्त्री की 38 वर्ष और पुरुष की 28 वर्ष, स्त्री की 28 वर्ष और पुरुष की 38 वर्ष, सी है स्त्री और पुरुष दोनों की 18 वर्ष और डी है स्त्री की 18 वर्ष और पुरुष की 38 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्त्री की 18 वर्ष उन्होंने बताई थी और पुरुष की 38 वर्ष। शादी के समय स्त्री की कितनी होनी चाहिए उम्र? 18 वर्ष और पुरुष की 38 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें आपको मैचिंग करना है। राज्य के ऊपर इन चारों विचारकों के व्यू दिए गए हैं, तो आपको इनसे मिलान करना है। राज्य सकारात्मक विधि की व्यवस्था है, ये किसने कहा है? राज्य सकारात्मक विधि की व्यवस्था है, ये बताना है आपको। दूसरा है राज्य आत्म उपलब्धि और आत्म सिद्धि का प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब क्या है? यहाँ पे विचार। क्या मतलब होता है प्रत्यय का? विचार, आइडिया। सी है राज्य एक नैतिक प्रत्यय है यानी कि नैतिक विचार है और डी है राज्य बल का उत्पाद है। तो जल्दी से आंसर को चूज करिए कौन सा सही होगा। तो राज्य सकारात्मक विधि की व्यवस्था है, किसने कहा था? कैल्सन ने। राज्य आत्म उपलब्धि और आत्म सिद्धि का प्रत्यय है, ये किसने कहा था? हीगल ने। आत्म उपलब्धि और आत्म सिद्धि का प्रत्यय है। सी आता है राज्य नैतिक प्रत्यय है, ये किसने कहा है? बोसांके ने। राज्य बल का उत्पाद है, ये किसने कहा है? ओपेनहीमर ने। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में मैचिंग का है, तो जल्दी से करिए। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप जल्दी कर पाएंगे। मैचिंग का नहीं है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो विचार है वो सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। वो उस थिंकर का नहीं है, ये बताना है।
तो जे रूसो ने संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित होती है, ये कहा था, बिल्कुल सही है। जेरेमी बेंथम ने कहा था कि कानून संप्रभु का आदेश होता है, ये भी सही है। हेगल ने कहा था कि संप्रभुता दैवीय और प्राकृतिक कानून का विषय है, ये भी सही है। हुगो ग्रोसियस ने संप्रभु शक्ति, ईश्वर के नियम, प्राकृतिक कानून और राष्ट्र के बंदी है, ये गलत है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये कथन हुगो ग्रोसियस का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मार्क्स ने राज्य को बुर्जुआ वर्ग की कार्यकारिणी समिति कहा है? यानी कि राज्य की स्थापना केवल बुर्जुआ वर्ग के हितों को साधने के लिए हुई है, कि किस पुस्तक में उन्होंने कहा? ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्रॉपर्टी एंड स्टेट, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो इसी के साथ आता है आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, सुख दुख समाकलन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? सुख दुख समाकलन यानी सुख दुख का समान आकलन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? मैकियावेली, हॉब्स, बेंथम, मार्क्स। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आंसर दूंगी। तो इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।